गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जिगर ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 21 मार्च के सभी करंट अफेयर को, इसीलिए सेशन में एंड तक बने रहिए। एक एक फैक्ट क्वेश्चन आराम से नोट कीजिए और पीडीएफ के लिए क्रेजी जिगर ट्रिक एप्लीकेशन पर आपको जाना पड़ेगा। वहां पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डेली करंट अफेयर की पीडीएफ अवेलेबल होती है, वहां से आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए 21 मार्च के करंट अफेयर में सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। आपको पता है लास्ट सेशन में हमने वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की बात की थी। विश्व खुशहाली दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। इसी दिन एक रिपोर्ट निकाली गई है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। भारत की रैंक इस रिपोर्ट में क्या है? तो देखिए, कल मैंने आपको एसडीजीज गोल्स के बारे में भी बताया था। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 17 गोल्स निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम से पुकारा जाता है। ये गोल्स अल्टीमेटली अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं खुशहाली के लिए ही, कंक्लूजन अगर हम देखें सारे गोल्स का, तो खुशहाली के लिए ही इन गोल्स को यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिसाइड किया गया है। हेल्थ अच्छी होना चाहिए हर व्यक्ति की, एजुकेशन अच्छा मिलना चाहिए, ह्यूमन राइट सभी के प्रोटेक्ट किए जाने चाहिए, सारे देशों में उनके भले ही कितना भी पिछड़ा देश हो, है ना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, वर्ल्ड के देशों के मध्य में शांति स्थापित की जाने चाहिए। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। इनके आधार पर अलग अलग डायमेंशंस को लेकर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। अब 2025 में ये जो रिपोर्ट आई है, किस देश का व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश है, उसके आधार पर इंडिया को रैंक दी गई है इस साल 118। आंसर हो जाएगा आंसर बी। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक क्या है? 118। 147 देशों को यहां पर काउंट किया गया था, इंक्लूड किया गया था इस रिपोर्ट में। लास्ट ईयर जब ये रिपोर्ट आई थी तब हमको 126 रैंक पर रखा गया था। इससे हमको पता चलता है कि इंडिया में खुशहाली का स्तर कहीं ना कहीं बढ़ा है, इसीलिए हमारी रैंक में सुधार हुआ। लास्ट ईयर हमारी रैंक क्या थी? 126। 8 पॉइंट का यहां पर सुधार हुआ और अब हमारी रैंक है 118। कितने देशों में? 147 कंट्रीज में। अच्छा, रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इस रिपोर्ट को हर साल तैयार करता है, जो कि यूनाइटेड नेशन का ही एक पार्ट है। इस रिपोर्ट में वर्ल्ड का सबसे खुशहाल देश देखें, सबसे हैप्पीनेस वाली कंट्री देखें, जहां पर सबसे ज्यादा खुशहाली है, तो वो है फिनलैंड। सबसे ज्यादा हैप्पी है, यहां के लोग खुश हैं। सेकंड पर है डेनमार्क और थर्ड पर है आइसलैंड। इंडिया की रैंक हो गई 118। अब यहां पर इंडिया की नेबर कंट्रीज के बारे में एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 2025 में इंडिया की नेबर कंट्री की बात करें तो चाइना खुशहाली के मामले में 68 रैंक पर है, मॉरिशस 78, नेपाल 92, पाकिस्तान 109, श्रीलंका 133, बांग्लादेश 134 और अफगानिस्तान है 147 रैंक पर। सबसे लास्ट रैंक हो जाती है अफगानिस्तान की। अब भाई, जहां पर तालिबान का शासन हो, आतंकवादी गतिविधियां सबसे ज्यादा हो, विमेंस को प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा हो, विमेंस के जो राइट्स हैं उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया हो, एजुकेशन नहीं हो, तो obvious सी बात है कि वो कंट्री इस रैंक में सबसे आखिरी नंबर पर आएगी, 147, और ये है अफगानिस्तान। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट विश्व में लोग कितने ज्यादा खुश हैं, सभी देशों के इस आधार पर, अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क और एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, है ना, की एक संस्था है वेलबींग रिसर्च सेंटर, ये संयुक्त रूप से इस रिपोर्ट को प्रकाशित करते हैं। सबसे पहली बार इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था 2012 में, और अब 2025 में 147 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक क्या है? 118। सेकेंड क्वेश्चन, रामनाथ गोयनका अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2025 में डंकी रूट की रिपोर्टिंग के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो रामनाथ गोयनका अवार्ड, पहले तो यह समझिए कि जो प्रिंट मीडिया होता है, जो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया होता है, उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, रामनाथ गोयनका अवार्ड।
अब यहां पर डंकी रूट, जो कि अमेरिका जाने का एक रूट होता है, डंकी रूट, इस पर एक मूवी भी बनी है। इलीगल माइग्रेशन है ये, जो अलग अलग देशों से अमेरिका जाते हैं। और आपको पता है अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के काफी सारे इंडियन जो माइग्रेट्स थे, जो इलीगली अमेरिका गए थे, उनको वापस इंडिया भेजा था। तो ये काफी सुर्खियों में थी रिपोर्टिंग, और इस रिपोर्टिंग को करने का श्रेय दिया जाता है मृदुलिका झा को। इंडिया से जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं, जो कि अमेरिका जाने की चाहत रखते हैं, वो अलग अलग देशों से होते हुए यहां से दुबई, दुबई से यूरोप, यूरोप से दक्षिण अमेरिकी देशों में पनामा कैनाल को पार करते हुए इलीगली मैक्सिको होते हुए आगे जाते हैं अमेरिका में। काफी रिस्की रूट है, और इलीगल माइग्रेशन देखिए कहीं से भी उसको जस्टिफाई तो किया नहीं जा सकता, इलीगल इलीगल होते हैं। अब वो रूट जो है ना, वहां पर उसे पार करने में भी लोगों को कभी कभी 2-2 साल लग जाते हैं, और जिंदा बचने की भी गारंटी ना के बराबर है। क्योंकि पनामा कैनाल को जब पार करते हैं ना, तो समुद्र की लहरें जो रहती है ना, वोट से पार करना पड़ता है, लगभग लोग मरते ही हैं। तो ये इस पर एक बहुत ही शानदार रिपोर्टिंग के लिए मृदुलिका झा को दिया गया है हाल ही में रामनाथ गोयनका अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2025। तो हमें पता चल गया यहां पर, हाँ, मृदुलिका झा की अगर हम बात करते हैं तो प्रिंट कैटेगरी में इनको अवार्ड दिया गया है हिंदी लैंग्वेज में। अलग अलग कैटेगरी है, प्रिंट कैटेगरी या प्रिंट मीडिया, और सेकंड है ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। पहले अवार्ड को समझ लेते हैं और उसके बाद हम दोनों कैटेगरी के जो मेन मेन अवार्ड हैं उनकी बात करेंगे। इंडियन जर्नलिज्म में योगदान देने के लिए हर साल इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप यह अवार्ड प्रोवाइड करता है, जारी करता है, जो कि इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के ही फाउंडर रामनाथ गोयनका के नाम पर दिया जाता है। रामनाथ गोयनका अवार्ड शुरुआत की गई थी 2006 में, और इस साल ये 19th एडिशन है इस अवार्ड का। प्रिंट, ब्रॉडकास्टिंग और अदर कैटेगरीज में दिया जाता है। पहले यहां पर प्रिंट कैटेगरी की बात करते हैं। तो हिंदी कैटेगरी में दिया गया मृदुलिका झा को, आज तक की ये पत्रकार हैं। रीजनल लैंग्वेज में यह अवार्ड दिया गया जीशा एलिजाबेथ को, इनकी लैंग्वेज है मलयालम लैंग्वेज, प्रिंट कैटेगरी में। फिर इन्वायरमेंट, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी रिपोर्टिंग के लिए दिया गया शिबू कुमार त्रिपाठी, इंडिया टुडे की पत्रकार। बिजनेस और इकोनॉमिक जर्नलिज्म में दिया गया त्वेश मिश्रा को, द इकोनॉमिक टाइम्स के पत्रकार हैं। रिपोर्टिंग ऑन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट ये दिया गया मैत्री पोरेचा को, जो कि द हिंदू की पत्रकार है। और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में दिया गया शाहब अली और अमरनाथ कश्यप को, ये हैं हिंदुस्तान के पत्रकार। तो ये हो गई पहली कैटेगरी, प्रिंट कैटेगरी। पॉज करके एक बार फिर से पढ़ लेना। सेकेंड कैटेगरी है ब्रॉडकास्टिंग कैटेगरी। हिंदी में सिद्धांत मोहन को दिया गया, द लल्लन टॉप के पत्रकार। रीजनल लैंग्वेज में दिया गया मंदार गोंजारी को, जो कि एबीपी मांझा, जो कि एक मराठी लैंग्वेज का जो चैनल बोल सकते हैं, उसके लिए इनको दिया गया है। इन्वायरमेंट, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी रिपोर्टिंग के लिए दिया गया जॉय माइकल और रोहिणी कृष्णमूर्ति को, डाउन टू अर्थ के पत्रकार। रिपोर्टिंग ऑन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट के लिए दिया गया ब्रॉडकास्टिंग कैटेगरी में आशुतोष मिश्रा को, जो कि इंडिया टुडे टीवी के पत्रकार हैं। और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के लिए दिया गया तेजस वैद्य और अनाक्षी राजवंशी, जो कि बीबीसी हिंदी के पत्रकार हैं। तो ये दोनों कैटेगरी के जो मेन मेन अवार्ड है यहां पर मैंने आपको बताया। ब्रॉडकास्टिंग कैटेगरी से ज्यादा आपको प्रिंट कैटेगरी के अवार्ड पूछे जाते हैं, तो वहां से उनको भी देख लेना। आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं आपको, आप सभी के लिए एसएससी का क्विक रिवीजन स्टडी मटेरियल यहां पर अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस आपको बायलिंगुअल देखने को मिल जाते हैं। एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत आपको फायदा कर सकता है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसके लिंक दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप इसे बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, वहां से आपको सपोर्ट मिल जाएगा अगर आपको कोई भी हर्डल आता है।
तो ये क्विक रिवीजन स्टडी मटेरियल है एसएससी के लिए, याद रखिएगा, स्पेशली एसएससी के स्टूडेंट के लिए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का मैस्कॉट का क्या नाम है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 सेकेंड एडिशन है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का, और इसका हाल ही में मैस्कॉट घोषित किया गया उज्ज्वला। कौन है मैस्कॉट? उज्ज्वला, जो कि एक स्पैरो पक्षी का एक प्रतीक है। यहां पर आप देख लीजिए या फिर यहां पर आप देख लीजिए। तो मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर है मनसुख मांडविया। इन्होंने हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का मैस्कॉट जारी किया, एंथम जारी किया और लोगो जारी किया। इन तीनों में से आपको क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो मैस्कॉट से ही पूछा जा सकता है। एंथम तो पूछेगा नहीं, लोगों के बारे में भी नॉर्मली नहीं पूछा जाता, तो मैस्कॉट स्पेशली आपको याद रखना चाहिए। उज्ज्वला मैस्कॉट को नाम दिया गया, जो कि एक स्पैरो बर्ड का एक प्रतीक है, उससे प्रेरित होकर इसे बनाया गया है। लोगो की भी बात करें तो 2025 का जो लोगो बनाया गया है 3 कलर में, नारंगी, हरा और नीला, ब्लू, और इसमें एक एथलीट को दर्शाया गया है इस लोगो में, जो कि लोगो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का। आयोजन कहां होगा? तो इसका आयोजन शुरू हो चुका है 20 तारीख को, 20 से लेकर 27 मार्च तक नई दिल्ली में सेकेंड एडिशन आयोजित किया जा रहा है। सेकेंड एडिशन, सबसे पहला एडिशन की बात करें तो यह आयोजित किया गया था 2023 में, और उस वक्त इसका शुभंकर था एक ताजिया, जो कि एक गोरैया का प्रतीक था। ताजिया उसको नाम दिया गया था। 2023 के पहले एडिशन में जो अगर हम मेडल टेली देखने जाते हैं तो विनर रही थी हरियाणा की टीम। 105 मेडल इन्होंने अपने नाम किए थे खेलो इंडिया पैरा गेम्स में, 40 गोल्ड, 39 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज। सेकेंड पर रही यूपी 62 मेडल के साथ, और थर्ड पर रही तमिलनाडु 42 मेडल के साथ। और अब 2025 में सेकेंड एडिशन आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में। मैस्कॉट बना उज्ज्वला, एक स्पैरो पक्षी से प्रेरित होकर इसे बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में किस फ्रीडम फाइटर की 58 फीट ऊंची प्रतिमा को स्थापित करने की घोषणा की है? तो पहली चीज तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन? चंद्रबाबू नायडू। इन्होंने एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं आंध्र प्रदेश के, जिनका बहुत ही फेमस है और आप जानते भी होंगे, पोटी श्री रामुलु। इनके 58 फीट ऊंचे स्टेचू को लगाने की घोषणा की है, और ये जो स्टेचू है कैपिटल अमरावती में लगाया जाएगा, आंध्र प्रदेश में। यहां पर श्री रामल्लू की अगर हम बात करें, पोटी श्री रामल्लू की, तो फादर ऑफ आंध्र प्रदेश के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनका स्टेचू लगाया जाएगा 58 फीट ऊंचा। इंडियन फ्रीडम फाइटर, गांधी जी के साथ जो एक नमक सत्याग्रह जो गांधी जी ने शुरू किया था, इसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पोटी श्री रामल्लू ने भाग लिया था। अब आगे चलकर जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद 1952-53 में जो अलग आंध्र प्रदेश की मांग थी, तेलुगु लैंग्वेज के आधार पर एक राज्य की मांग उठी थी, उस जो आंदोलन था तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य को लेकर, उसका नेतृत्व किया था पोटी श्री रामल्लू ने, जो मद्रास से अलग होकर बनना था। मद्रास में जो वर्तमान में तमिलनाडु है, उत्तरी क्षेत्र है ना, तेलुगु भाषी क्षेत्र था। तो इन्होंने क्या किया, 56 दिन का एक हंगर स्ट्राइक की थी, एक भूख हड़ताल की थी, और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती। और उसके बाद तेलुगु बेल्ट पर जब हालात बिगड़ने लगते हैं तो जवाहरलाल नेहरू, उस वक्त जो भारत के पीएम थे, आनन फानन में, क्योंकि दक्षिण भारत में दंगे की स्थिति आ गई थी, तो 1953 में 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित करते हैं, और वो बनता है देश में आंध्र प्रदेश। इंडिया में भाषा के आधार पर पहला राज्य। ये किसके बलिदान के कारण? पोटी श्री रामल्लू, आंध्र प्रदेश के फ्रीडम फाइटर। अब इनकी 58 फीट ऊंचा स्टेचू लगाया जाएगा आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अमर जीवी के नाम से भी इन्हें आंध्र प्रदेश में जाना जाता है।
बियॉन्ड स्क्रीन्स इनिशिएटिव जो डिजिटल निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई, किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई? इनिशिएटिव का नाम क्या है? बियॉन्ड स्क्रीन, मतलब स्क्रीन के पीछे। अभी हम क्या कर रहे हैं? दिन भर फोन चला रहे, है ना, दिन भर रील्स को स्क्रॉल कर रहे हैं। अब आप समझिए कि ये एक एडिक्शन है जिसको खत्म करना जरूरी है। आपको बेरोजगारी का एहसास ही नहीं होने दे रहेगा, वो जो 40 सेकेंड 50 सेकेंड की रील से आप स्क्रॉल करे जा रहे हो और पता ही नहीं चलता 2 घंटे 4 घंटे कब खत्म हो जा रहे। ये बेरोजगारी का एहसास ही नहीं होने दे रहा देश में युवाओं को। तो एक इनिशिएटिव बियॉन्ड स्क्रीन इनिशिएटिव ये लेकर आई है कर्नाटक सरकार। देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि भाई ये एडिक्शन है ना, बैठे बैठे रील स्क्रॉल कर रहे हैं ना, हमारे फ्यूचर के बारे में हम सोच पा रहे। ये एक अलग परसेप्शन है, एक अलग चीज है जो मैंने आपको बताई, जो मैं इंडिविजुअल ये व्यक्तिगत रूप से रियलाइज करता हूं। तो थोड़ा सा हमको स्पेशली रील्स या फिर मोबाइल इनको साइड में रख के सोचना चाहिए करियर के बारे में, एग्जाम क्रैक करने के बारे में, जो भी आपको अच्छा लगता है ना, करो। फिजिकल एक्टिविटी करो, वो आपके माइंड को शार्प करेगी। अब कर्नाटक सरकार ये जो स्कीम लाई है ना, ये थोड़ी सी अलग। ये क्या करेगी कि राज्य के जो युवा हैं, स्पेशली जो गेमिंग इंडस्ट्री में, उनको इस लत से दूर करने के लिए, इस लत जो एडिक्शन है उसको दूर करने के लिए कर्नाटक सरकार ने लॉन्च की है बियॉन्ड स्क्रीन इनिशिएटिव। कर्नाटक सरकार का इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक और ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन। क्योंकि देखिए जो गेमिंग इंडस्ट्रीज है उसमें जो युवा काम करते हैं ना, वो दिन भर या तो कंप्यूटर पे बिता रहे हैं, स्क्रीन पे बिता रहे हैं, लैपटॉप पर, मोबाइल पर, क्योंकि उनका काम ही वही है। लेकिन ये एक एडिक्शन बन जाता है आगे चलकर। फिर वो दिन भर फोन और मोबाइल में, और उससे क्या होता है, इरिटेशन आता है, डिप्रेशन आता है। ये बहुत बड़ा कारण बन के उभरता है, स्क्रीन बार बार देखते रहना लगातार। तो इसे खत्म करने के लिए इन दोनों ने हाथ मिलाया है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन ने। और अब ऐसे उद्योग में, गेमिंग उद्योग में, या फिर जो अदर युवा हैं राज्य के, उन्हें डिजिटल डिटॉक्स प्रोग्राम उनके लिए शुरू किया गया है, ताकि उनकी जो लत है, एडिक्शन है, डिजिटल एडिक्शन, उसको पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। तो इसके लिए जो इनिशिएटिव है बियॉन्ड स्क्रीन इनिशिएटिव, किस राज्य का? कर्नाटका। कर्नाटक के बारे में अगर हम जनरल इंफॉर्मेशन देखते हैं तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। यहां पर गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत, सीएम के पद पर है सिद्धारमैया कांग्रेस के। कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो इसमें 224 सीटें हैं, और अगर हम विधान परिषद की बात करते हैं तो ये 75 सीट्स हैं विधान परिषद में कर्नाटका में। लोकसभा की सीटें हैं 28 और राज्यसभा की सीटें हैं 12। आगे, द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच थिंक टैंक है, जिसके द्वारा जारी रिपोर्ट हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट फ्री स्पीच में भारत की रैंक 33 देशों में क्या है? फ्री स्पीच है ना, फ्रीडमली, स्वतंत्रता के साथ लोग बोल पा रहे हैं कि नहीं किसी देश में, मीडिया को आजादी दी जा रही है कि नहीं, लोग सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपने विचारों को, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है, लोगों के पास कितना अच्छा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज इसको लेकर कितनी अच्छी है, स्मूथ है ना, और लोग कितने ज्यादा प्रोटेक्ट फील करते हैं अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर। इस आधार पर एक थिंक टैंक है द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, ये एक रिपोर्ट जारी करता है हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट फ्री स्पीच। 33 देशों की यह रैंक है, 33 देशों के लिस्ट में भारत को 24th रैंक पर रखा गया है, 24वीं रैंक पर। मतलब इंडिया की अगर कंडीशन देखें तो ज्यादा अच्छी नहीं है फ्री स्पीच के मामले में। 33 देशों में पहले स्थान पर है नॉर्वे, जहां पर फ्री स्पीच सबसे ज्यादा अच्छी है, उनकी जो फ्रीडम है स्पीच और एक्सप्रेशन की वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड है। और आखिरी स्थान दिया गया है जॉर्डन को। तो पहले नंबर पर आ जाता है नॉर्वे, सेकंड पर है डेनमार्क और थर्ड पर है हंगरी। 33वें नंबर पर कौन? जॉर्डन, फ्री स्पीच के मामले में। तो हर साल ये रिपोर्ट निकाली जाती है। उद्देश्य क्या है? कौन से देश या कौन सी देश की गवर्नमेंट फ्री स्पीच के लिए समर्थन करती है, फ्री स्पीच के लिए योजनाएं बनाती है, या फिर कितना प्रोटेक्ट करती है लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को। इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच थिंक टैंक के द्वारा।
पहली बार 2021 में इस रिपोर्ट को निकाला गया था और अब 2025 में दूसरी बार इस रिपोर्ट को जारी किया गया। भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत स्थापित किया जा रहा है, किस शहर में बनाया जा रहा है? इंडिया का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। तो ये इनिशिएट तो वही उठाएगा जो कि स्वच्छता को लेकर सबसे ज्यादा अवेयर है, और पूरे देश में सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन? इंदौर। तो ये काम किया है इंदौर ने। भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जा रहा है जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर बनेगा मध्य प्रदेश के इंदौर में। देखिए यहां पर ग्रीन वेस्ट को समझें तो जो सब्जी, फूल, पत्तियां, इनका जो वेस्ट होता है जो रिसाइकल किया जा सकता है वो ग्रीन वेस्ट है ना। तो ये ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है, ग्रीन वेस्ट का यूज करके रिसाइकल करके उनको पुनः उपयोग किया जा सकता है। तो ये इंडिया का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है पीपीपी मॉडल पर आधारित। कहां शुरू किया जा रहा है? मध्य प्रदेश के इंदौर में। वैसे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत इसे बनाया जाएगा इंदौर में। ग्रीन वेस्ट को इंदौर प्रोसेस करेगा और अलग अलग प्रोडक्ट बनाकर उनका इस्तेमाल करेगा। इंदौर लगातार 7 बार से देश का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जो है इंदौर के पास है, क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, 7 बार से लगातार। अब यह स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही हुआ है, आपको पता होगा। 2 अक्टूबर 2014 को केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर शुरू किया था स्वच्छ भारत अभियान। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। 2 पार्ट में से बांटा गया था, रूरल और अर्बन। ठीक है, तो दोनों ही सेक्टर में अच्छा काम कर रहा है। दोनों ही रूरल और अर्बन क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन को अलग अलग मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात करते हैं तो इसके फाइनेंस और मॉनिटरिंग के लिए डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन, जो द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत कार्य करता है, इसके तहत यह संचालित होती है। वहीं पर हम शहरी की बात करें तो यह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत संचालित की जाती है स्वच्छ भारत मिशन। संसद भाषिणी इनिशिएटिव जो कि एआई आधारित इन हाउस समाधान विकसित करने के लिए शुरू की गई, किसके सहयोग से संचालित की जा रही है? तो देखिए पार्लियामेंट में पूरे इंडिया में बहुत विविधता है, बहुत डाइवर्सिटी है। अब होता क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों से पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व है। असम से है, अरुणाचल प्रदेश से है, कश्मीर से है, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो लैंग्वेज बहुत ज्यादा मतलब अलग अलग देखने को मिलती है, भिन्नता देखने को मिलती है लैंग्वेज में। अब कोई पश्चिम बंगाल में जिसको बंगाली आती, अब हिंदी में अगर कोई एमपी है वो कुछ बात कर रहा है पार्लियामेंट में, तो एक बंगाली भाषा के जो एमपी है उनको समझने में दिक्कत आ सकती है अगर उनको हिंदी नहीं आती। तो ऐसे सारे लैंग्वेजेस के साथ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए लोकसभा सचिवालय और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मिलकर संसद भाषिणी इनिशिएटिव को शुरू किया है। संसद भाषिणी को ये दोनों ही मिलकर विकसित कर रहे, इसका विकास कर रहे। कौन? लोकसभा सचिवालय और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब होगा ये इसमें कि एआई के माध्यम से संचालित होगी संसद भाषिणी। एआई के माध्यम से क्या होगा? सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा पाएगा, भले ही जो एमपी है वो किसी भी लैंग्वेज में बोल रहा। तो कोई भी पश्चिम बंगाल का व्यक्ति है, तमिलनाडु का कोई एमपी है, तो वो अपनी लैंग्वेजेस में वो ट्रांसलेट करके उसको सुन पाएगा, है ना। तो ट्रांसलेट सुविधा इसके आधार पर दी जाएगी। वैसे आपको पता है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, पूरे देश में पहली विधानसभा है यूपी की जिसने अपने यहां पर इस सिस्टम को लागू किया है कि भाई सारी लैंग्वेज जो मेन है, जैसे अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और इंग्लिश, इसमें ट्रांसलेट किया जाता है जो भी कार्रवाई होती है विधानसभा में यूपी में। अब पार्लियामेंट में जो भी बातचीत होगी, जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे, उन सभी को ट्रांसलेट किया जा पाएगा संसद भाषिणी इनिशिएटिव के माध्यम से। तो लोकसभा सचिवालय और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको मिलकर संचालित कर रहे हैं। इनके मध्य में समझौता हुआ है इसको विकसित करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा घोषित
अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो सीधा सा क्वेश्चन है ये कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है देश में 21 मार्च को हर साल। उद्देश्य क्या है? फॉरेस्ट के प्रति लोगों को अवेयर करना, इसका संरक्षण करना, है ना। वन क्षेत्र या जंगलों को बचाने के लिए हर व्यक्ति को, हर इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे वर्ल्ड के जो देश है, उनको अवेयर करना इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहली बार 2013 में इसे मनाया गया था। हालांकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2012 में इसकी घोषणा कर दी थी, लेकिन पहली बार मनाया गया 21 मार्च 2013 को, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। 2025 की थीम की बात करें तो फॉरेस्ट एंड फूड 2025 की थीम है, और 2024 में फॉरेस्ट एंड इनोवेशन न्यू सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की थीम थी 2024 में, और ये 2025 की थीम। इंडिया में अगर हम फॉरेस्ट डेटा देखते हैं तो पूरे इंडिया का ऑलमोस्ट 25.1% क्षेत्र पर फॉरेस्ट एरिया देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र देखने को मिलता है, वन क्षेत्र, ओके, मध्य प्रदेश में। सेकंड नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश, और थर्ड पर आता है छत्तीसगढ़। एमपी में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है 77,073 स्क्वायर किलोमीटर का, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, और थर्ड पर छत्तीसगढ़। ये क्षेत्र के आधार पर है, लेकिन अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा वन क्षेत्र लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप का जो टोटल एरिया है ना, उसका 91% से ज्यादा यहां पर वन क्षेत्र देखने को मिलेगा। सेकंड पर मिजोरम आता है 85% प्लस, और फिर अंडमान एंड निकोबार ऑलमोस्ट 81.6%, टॉप 3 परसेंटेज वाइज। लास्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला पिंक बॉलवर्म प्रतिरोधी जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? तो कपास की जीएम फसल, जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब जिसको प्रयोगशाला में जो नेचुरल फसल है उसको कुछ इंजेक्ट करके प्रयोगशाला में प्रयोग करके उसको चेंज किया गया है, तो ये उसके जेनेटिक्स में चेंज किया गया है, तो ये कहलाती है जेनेटिकली मॉडिफाइड, है ना, जीएम फसलें। अब अभी तक हमारे पास जो फसल थी ना कपास की, वो बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन, ठीक है। अब बीटी कॉटन ये भी एक जेनेटिक मॉडिफाइड फसल ही है, लेकिन ये पिंक बॉलवर्म से नहीं लड़ पाती थी। ये जो बैक्टीरिया या जो कीड़ा है ना, वो बीटी कॉटन को भी नष्ट करने की हिम्मत रखता था या नष्ट कर देता था। बीटी कॉटन भले ही एक जीएम फसल है, लेकिन ये पिंक बॉलवर्म के खिलाफ नहीं लड़ पाती थी। ये जो कीड़ा है ना, ये कॉटन को खत्म कर देता था। तो अब क्या किया गया कि दुनिया का पहला पिंक बॉलवर्म प्रतिरोधी जीएम कपास की फसल को विकसित किया है CSIR, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया ने। विकसित कर ली है हमने कपास की ऐसी किस्म जो कि अब लड़ पाएगी पिंक बॉलवर्म के खिलाफ, ठीक है। देखिए, बीटी कॉटन एकमात्र जेनेटिक मॉडिफाइड कॉटन है अभी तक हमारे पास, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रीशियल कमेटी ने 2002 में अनुमति दी थी कि भाई आप इसे व्यापारिक कृषि के तौर पर उगा सकते हैं। जीएम फसल थी कॉटन की, लेकिन ये लड़ नहीं पाती थी किससे? एक कीड़े से, पिंक बॉलवर्म से। तो अब इसके खिलाफ भी हमने एक जेनेटिक मॉडिफाइड कपास की फसल को तैयार कर लिया है। तो पिंक बॉलवर्म जो प्रतिरोधी है पिंक बॉलवर्म के खिलाफ है, ये हमारी जो नई जीएम कॉटन फसल है। ये डेवलप किसने किया है? CSIR, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हाल ही में इसे तैयार किया है। तो यहां पर देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रीशियल कमेटी की बात करें, जो कि अप्रूवल देता है जीएम फसलों को कि भाई आप उगा सकते हैं कि नहीं। काम क्या है, इसको इससे समझिए। इसका मुख्य कार्य है कि भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें होती हैं उनके उपयोग और उत्पाद को ये रेगुलेट करता है। इसका गठन किया गया था 1986 के एक एक्ट के तहत, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज का एक एक्ट था, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके तहत इसको रेगुलेट किया जाता है।
और ये संस्था रेगुलेट करती है जीएम फसलों को कि उनका प्रोडक्शन किया जाएगा कि नहीं, उनको उत्पादित किया जाना चाहिए या नहीं, सही है या नहीं, हेल्थ के अकॉर्डिंग लोगों के, इस आधार पर यह काम करती है। ठीक है, तो ठीक है, बीटी कॉटन अभी तक हमारे पास था, लेकिन अब हमने पिंक बॉलवर्म के खिलाफ भी एक कॉटन, जीएम कॉटन की फसल को विकसित कर लिया। ठीक है, तो यहां पर हमारे 21 मार्च के सभी करंट अफेयर हो जाते हैं क्लियर। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। आइए देखते हैं, पिछड़े वर्ग के युवाओं को फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए राजीव युवा विकासम स्कीम किस राज्य में लॉन्च की गई? तो इसे लॉन्च किया गया कहां पर? तेलंगाना सरकार के द्वारा, तेलंगाना राज्य में। एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो यह है ऑल वी इमेजिन एस लाइट। स्टुअर्ट यंग किस देश के पीएम बने हैं? तो ये पीएम बने हैं त्रिनिदाद और टोबैको के। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस हर साल कब मनाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया, यह मनाया जाता है 20 मार्च को। हाल ही में स्नीकर्स ब्रांड स्केचर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? कौन है ये? जसप्रीत बुमराह। वैज्ञानिकों ने हाल ही में 128 नए मून्स की खोज की है। किस ग्रह के? तो ये है सैटर्न। सबसे ज्यादा मून्स अब हो गए हैं सैटर्न के। हाल ही में चर्चित विक्रम और कल्पना क्या है? तो ये हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर है जिनको इसरो ने डेवलप किया है। हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित होने वाला रेलवे स्टेशन बना है और ये किस राज्य में है? तो बेगमपेट रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा तेलंगाना राज्य में। इंग्लिश फुटबॉल लीग कप 2025 के फाइनल में लिवरपूल को हराकर यह खिताब किसने जीता? न्यूकैसल यूनाइटेड ने। भारत और फ्रांस के बीच में वरुण नेवल एक्सरसाइज के कौन से एडिशन का आयोजन किया जा रहा है? तो ये 23 एडिशन। आंसर सी। ये सारे क्वेश्चन कल के। अब क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर। विंडो एक्सप्लोरर खोलने की शॉर्टकट की क्या है? तो ये है विंडो प्लस ई। खर्च राजस्व से ज्यादा हो तो बजट क्या कहलाता है? तो ये डेफिसिट बजट कहलाता है। और पिवोटिंग किस खेल से संबंधित शब्दावली है? तो ये बास्केटबॉल से संबंधित शब्दावली है। तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हैं। अब हम चलें कहां पर? आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर। देखिए, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी और कहां से कहां तक चली थी, यह भी बताना। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? और फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे पुकारा जाता है? तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। और सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करके ही जाइएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।